ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट मैं आज आपको समझा रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं और वो पार्ट है हमारा गैमीटोजेनेसिस। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन बच्चों को होता है वो इसी टॉपिक को लेके होता है। ये एक बार समझ में आएगा, फिर इस पूरे चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं। और ये टॉपिक भी बहुत सिंपल है, बस केवल समझने की बात है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट है, बस केवल एक बार कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाए फिर ये बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू करते हैं गैमेटोजेनेसिस। हमको मालूम है कि मेल मेल गैमीट बनाएगा और फीमेल फीमेल गैमीट बनाएगी। तो दोनों को तो एक साथ अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम मेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, फिर फीमेल गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे। और जब दोनों कंप्लीट कर लेंगे तो हमको इतना मालूम चल जाएगा कि आखिर दोनों प्रोसेस में डिफरेंसेज क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेल गैमेटोजेनेसिस। और मेल गैमेटोजेनेसिस की कहानी कहाँ से शुरू होगी? एक्चुअली मेल को मेल गैमीट बनाने हैं तो हमको कहानी शुरू करनी होगी टेस्टिस से। और टेस्टिस हमने पूरा डायग्राम इंटरनल जब देखा तो हमको पता चला कि टेस्टिस के अंदर मौजूद होती हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मैंने यहाँ पे बनाई है। ऑलरेडी डायग्राम हमारा क्लियर है। यहाँ पर हमारे पास मौजूद हैं ये कुछ जर्म सेल जो मियोसिस डिवीजन करके आगे गैमीट बनाएंगी। मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे इसलिए बना दिया कि आपको थोड़ा समझ में आए। और बीच बीच में कुछ आपके सर्टोली सेल भी मौजूद हैं। सर्टोली सेल भी मैंने बनाया इस तरह से, ठीक है। ये ज़्यादा कम कुछ भी आप बना सकते हैं। ये मैंने जो ब्लू कलर से बनाई है एक्चुअल में, ये वो सेल है जो मियोसिस डिवीजन करने की पावर रखती है, ये वाली सेल, ठीक है। तो यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, जो कहानी यहाँ पे है वही इधर भी है, पूरी ट्यूब्यूल्स में है। हर एक चैम्बर में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। कंसेप्ट पहले से ही हमारा क्लियर है। तो सबसे पहले इनको जो हमने नाम दिया था वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इनको हमने नाम दिया था स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया जो है एक प्लूरल फॉर्म है, सभी को हम मिला के स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं। अगर एक सिंगल हम बात करेंगे तो स्पर्मेटोगोनियम बोलते हैं, ठीक है। जनरल जो शब्द यूज होता है वो स्पर्मेटोगोनिया। और जो ये ग्रीन से मैंने जो दिखाई है वो आपके हो जाएंगी सर्टोली सेल। 2 ही तो होती है। और यहाँ बाहर जो इंटरस्टीडियल स्पेस है ये मौजूद है, इसके बाहर हमारी लीडिंग सेल, ये कुछ बाहर हैं, इनका भी मैं नाम लिख देता हूँ। लेडिग सेल बोलते हैं, लीडिंग सेल भी बोल देते हैं, जो भी आपको समझ में आए वो आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहानी कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले तो समझिए कि आखिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में मेल गैमीट बनाने की प्रोसेस कब शुरू होती है। तो टाइम होता है हमारा पुबर्टी एज से ये कहानी शुरू होती है। पुबर्टी एज उस एज को कहते हैं जब गैमीट बनाने की प्रोसेस शुरू हो जाती है। मेल के अंदर ये आपका 13 to 14 ईयर्स हो सकता है। कोई एग्जैक्ट किसी भी, देखिए सभी का बॉडी का डेवलपमेंट और उसका न्यूट्रिशन, उसका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है, तो ये अलग अलग टाइम पे ये शुरू होती है। एग्जैक्ट कोई फिक्स ऐसा नहीं होता। 13 से 14 साल में अक्सर ये प्रोसेस शुरू होती है। सवाल ये आता है कि आखिर उससे पहले शुरू क्यों नहीं हो रही थी। तो देखिए जितनी भी इवेंट हमारी बॉडी में है उन सब के ऊपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये चैप्टर हम क्लास 11th में भी पढ़े थे और क्लास 10th में भी पढ़े थे।
ह्यूमन बींग्स के अंदर दो तरह का कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है। एक नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है जिसमें ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम होता है जो हार्मोन्स रिलीज करके हमारी बॉडी को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है। तो एक्चुअली यहाँ पर वो केमिकल कोऑर्डिनेशन ही काम करता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसमें जो हार्मोन्स होते हैं वो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, हार्मोन्स। क्लास 11th का अगर आपको टॉपिक याद हो तो मैंने ब्रेन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट आपको पढ़ाया था, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद आ रहा है आपको? ब्रेन का पार्ट है। और अगर थोड़ा सा डायग्राम भी आपको याद हो, सपोज ये आपका हाइपोथैलेमस है, सपोज ये, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इससे नीचे लटकी हुई इस तरह की मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड भी आपको पढ़ाई थी, ठीक है? ये है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, और ये आपका हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज ए पार्ट ऑफ ब्रेन which also secrete some chemical hormones etc. तो हमारा जो मेन है वो हाइपोथैलेमस है। इसके जो भी केमिकल हैं वो इस पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन्स, कुछ फैक्टर बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है, फैक्टर्स भी रिलीज करता है। एक्चुअली हार्मोन्स फैक्टर ये रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से। इवन हाइपोथैलेमस के कुछ न्यूरॉन सेल भी यहाँ कनेक्शन बना के इस पिट्यूटरी में अपने केमिकल रिलीज करते हैं। और हार्मोन्स तो हमने पढ़ा सर ब्लड में रिलीज करते, तो ब्लड से भी यहाँ हार्मोन्स पहुँचते हैं जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं। दोनों ही तरीके यहाँ पे हैं, ठीक है? हम रिप्रोडक्शन पढ़ रहे और एंडोक्राइन ग्लैंड पे पहुंच गए। क्यों? क्योंकि एंडोक्राइन ग्लैंड ही तो इस पूरी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहा है। तो ये कहानी क्लास 11th की थी। मैं केवल इतना आपको समझा रहा हूं कि हाइपोथैलेमस या तो ब्लड के माध्यम से कुछ हार्मोन्स भेजता है जो पिट्यूटरी को कंट्रोल करते हैं, या हाइपोथैलेमस जो कि खुद ब्रेन का पार्ट है इसलिए उसके पास न्यूरॉन सेल हैं, वो न्यूरॉन अपने एक्सॉन्स की मदद से, अपने डेंड्राइट की मदद से, कंफ्यूजन हो रहा है, एक्सॉन की मदद से यहाँ पर अपने केमिकल रिलीज करती है। तो ये ओवरऑल कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा मास्टर ग्लैंड है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है, ठीक है? तो वाकई में मास्टर ग्लैंड तो हम इसको बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड तो पिट्यूटरी को बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर कौन है? वो हमारा ब्रेन है, हमारा हाइपोथैलेमस है। तो हाइपोथैलेमस एक्चुअली इस रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है। तो जब पुबर्टी एज आ जाती है, बॉडी का जब थोड़ा सफिशिएंट डेवलपमेंट हो जाता है और ये हाइपोथैलेमस उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि वो एक फैक्टर रिलीज करता है जिसे हम बोलते हैं GnRH। एक फैक्टर रिलीज करने लगता है इस पुबर्टी एज में हाइपोथैलेमस। कौन सा? GnRH। इसका पूरा नाम भी आपको बताया था, गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन। एक्चुअली हार्मोन है, हार्मोन फैक्टर केमिकल जो कुछ भी आप याद करें, बस कंसेप्ट समझ में आना है। गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से आता है? हाइपोथैलेमस से आता है। किधर जाता है? पिट्यूटरी को मैसेज देता है। तो GnRH फ्रॉम हाइपोथैलेमस will send the signal to pituitary gland। पिट्यूटरी जो आपकी मास्टर ग्लैंड है। तो ये हार्मोन क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन है। ये पिट्यूटरी को बोलेगा कि आप रिलीज करो। क्या रिलीज करो? गोनेडोट्रोपिन्स रिलीज करो। गोनेडोट्रोपिन्स, गोनेडोट्रोपिन्स ये क्या है? गोनेडोट्रोपिन्स
यहां से निकलेंगे, पिट्यूटरी से निकलेंगे गोनेडोट्रोपिन्स, जो गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। गोनेड्स मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन है, या तो ओवरी है या टेस्टिस है। पिट्यूटरी के वो हार्मोन जो गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं, उन हार्मोन को बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स कौन निकालेगा, पिट्यूटरी निकालेगा। कब निकालेगा, जब गोनेडोट्रोपिन्स रिलीजिंग हार्मोन उसको मिलना शुरू हो जाएगा। ये हार्मोन ये कौन निकालता है, ये हाइपोथैलेमस निकालता है। कब निकालता है, पोवर्टी एज से शुरू करता है और थ्रू आउट लाइफ ये निकलता रहता है मेल के अंदर। इसका मतलब मेल की पिट्यूटरी से थ्रू आउट ये गोनेडोट्रोपिन्स निकलते रहते हैं। और ये गोनेडोट्रोपिन्स केवल दो हार्मोन हैं जिनके नाम आपको याद होना चाहिए। एक है LH हार्मोन और दूसरा है FSH हार्मोन। कहां से निकलते हैं, पिट्यूटरी से। दोनों को क्या बोलते हैं, गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन्स हार्मोन इनको। तो ये हार्मोन कब निकाले पिट्यूटरी ने, जब GnRH मिलना शुरू हो गया। कंसेप्ट क्लियर होना है। इसीलिए पोवर्टी एज में जब हाइपोथैलेमस GnRH बनाना शुरू करता है तो पिट्यूटरी से LH और FSH रिलीज होना शुरू हो जाता है। और LH और FSH दोनों गोनेड्स को कंट्रोल करते हैं। गोनेड्स मतलब ओवरी और टेस्टिस को कंट्रोल करते हैं। कौन क्या करेगा वो हम बात करेंगे। मेल के अंदर किसे कंट्रोल करेंगे, मेल के अंदर टेस्टिस को कंट्रोल करेंगे। फीमेल के अंदर किसे कंट्रोल करेंगे, फीमेल के अंदर ओवरी को कंट्रोल करेंगे। दोनों हार्मोन मेल में भी निकलते हैं, दोनों हार्मोन फीमेल में भी निकलते हैं, LH और FSH। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये कहानी हमारी यहां तक समझ में आई। हम हार्मोन्स पे पहुंच गए। LH FSH क्या करेगा अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल आप यहां समझिए, जो मैं ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। यहां पे हमारे इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल देयर आर टू टाइप ऑफ सेल। वन आर स्पर्मेटोगोनिया विच आर आल्सो नोन एज जर्म सेल, क्योंकि ये गैमीट बनाने की पावर रखती है। अगर एक नॉर्मल हम बात करें तो दीज आर मियोसाइट सेल बिकॉज दे हैव द पावर ऑफ मियोसिस। लेकिन सबसे फेमस शब्द हमारा स्पर्मेटोगोनिया है, जो स्पर्म बनाएगा। ठीक है, ये सेल कैसी होगी, ये सेल डिप्लॉयड होगी, क्योंकि हमारी पूरी बॉडी की हर सेल डिप्लॉयड होती है। और जब गैमीट बनाएंगे तब फिर ये सेल, कोई सेल तो ऐसी होगी जो मियोसिस करेगी। तो एक्चुअली यही वो सेल है जो मियोसिस करती है। ठीक है, समझ में आया। अब मैं ये क्यों आपको बोल रहा हूं कि मेल में स्पर्मेटोगोनिया थ्रू आउट लाइफ काम करती रहेंगी या मेल गैमीट लगातार बनते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके और नई नई स्पर्मेटोगोनिया बनाती रहती हैं। अभी ये जो स्पर्मेटोगोनिया है ये एक्चुअली अभी फिलहाल माइटोसिस करेंगी। ये क्या करेंगी, माइटोसिस, डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनाएंगे। अब देखिए, मैं ये पूरा कंसेप्ट, जो कुछ भी यहां बनेगा, जो कुछ भी बनेगा वो यहां पे बनेगा और यहां से रिलीज होगा। अब मैं थोड़ा इस डायग्राम को पूरा मिटा के अपने हिसाब से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मेरे पास यहां पर एक सेल है जिसे मैंने नाम दिया स्पर्मेटोगोनिया। ये इसका न्यूक्लियस है। इस सेल का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, ये माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस कर रही है। तो और भी एक से दो स्पर्मेटोगोनिया बन जाएंगी। ये भी क्या है, ये भी स्पर्मेटोगोनिया है।
तो मैं ये जस्ट केवल समझा रहा हूं कि ये सेल माइटोसिस करती रहती हैं। अगर कुछ सेल मियोसिस करके गैमिट बना रही हैं तो वो जो जगह खाली हुई उस जगह पर उसकी जो नेबरिंग स्पर्मेटोगोनिया है वो तुरंत माइटोसिस करके और दूसरी स्पर्मेटोगोनिया बना देगी। मतलब स्पर्मेटोगोनिया कभी भी खत्म नहीं होती। बस यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ये कभी खत्म नहीं होती, ये बनती रहती है नई नई। क्यों? क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस भी करता रहता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। सपोज ये स्पर्मेटोगोनिया फिर से बन गई, इसने एक डिवीजन किया। देखिए यहाँ पे ये वाली जो सेल थी और ये आसपास और भी स्पर्मेटोगोनिया है। अब इस वाली ने क्या किया, ये मियोसिस शुरू कर दिया, तो ये जगह खाली हो गई आपके, ये वाली जगह खाली हो गई। क्योंकि अब जो यहाँ सेल थी वो तो मियोसिस करके गैमिट बनाना शुरू कर दिया उसने। तो इस जगह पे जो खाली जगह है, ये जो नेबरिंग सेल है, ये तुरंत माइटोसिस करेगी और फिर से नई स्पर्मेटोगोनिया बना देगी। ये वाली, इसको भी मौका मिला, इसने फिर से बना दिया, फिर से स्पर्मेटोगोनिया। तो यहां पे कभी भी स्पर्मेटोगोनिया खत्म नहीं होती। बस यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और स्पर्मेटोगोनिया कैसी है? डिप्लॉइड सेल है। डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनाएंगे, मतलब माइटोसिस कर सकती है। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ये अगर डिप्लॉइड है तो ये भी डिप्लॉइड है। एक से दो बन गई, स्पर्मेटोगोनिया बन रही हैं। अब इनमें से जो ये बन रही हैं, इन्हीं में से कोई भी स्पर्मेटोगोनिया थोड़ा बाकी स्पर्मेटोगोनिया से बिगर होना शुरू हो जाती है, बड़ी होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि इस टेस्टिस को हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे ही कुछ स्पेसिफिक हार्मोन्स यहाँ टेस्टिस के पास आते हैं तो सभी स्पर्मेटोगोनिया नहीं, मान लीजिए उसमें 100 स्पर्मेटोगोनिया है तो 8 या 10 स्पर्मेटोगोनिया बाकी से बड़ी हो जाएंगी, साइज में बड़ी हो जाएंगी। सपोज ये वाली सेल थोड़ी बड़ी हो गई और रिच साइटोप्लाज्म हो गया और डेंस न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अभी भी डिप्लॉयड है, ध्यान देना, अभी भी डिप्लॉयड है, केवल ये ग्रो किया इसने। बाकी जो स्पर्मेटोगोनिया थी उनसे ये बड़ी हो गई और ये अब केवल और केवल मियोसिस करेगी। केवल साइज में बड़ी हुई है तो अभी भी ये स्पर्मेटोगोनिया वाली ही, लेकिन चूंकि बाकी स्पर्मेटोगोनिया तो ऐसे थी, ये वाली साइज थी, इनमें से कुछ सेल ग्रो करके मियोसिस या गैमिट बनाने की प्रोसेस में चली जाती हैं। तो ये जो एक डिप्लॉयड सेल जो बाकी से डेवलप हो गई, बड़ी हो गई, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्म बनाने वाली सेल, साइट, स्पर्म बनाने वाली सेल कौन सी? प्राइमरी, शुरुआत की। ये वो सेल है शुरुआत की, सबसे नंबर 1 वाली, जो स्पर्म बनाएगी। सभी स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉयड हैं और जो भी इनमें से ग्रो करके इस तरह से फिर से आ गई, बाकी की मतलब अभी लगी तो वही है लेकिन बाकी से बड़ी हो गई। तो ये जो आपकी ग्रो करके बड़ी हो गई है जो डिप्लॉयड सेल है, इसी को हम बोलेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। सबसे ज्यादा बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन क्या आता है, प्लॉइडी बताइए, तो प्लॉइडी में वो पूछेगा स्पर्मेटोगोनिया की प्लॉइडी क्या है, आंसर आएगा 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या है, इसका भी आंसर 2n आएगा, ध्यान देना, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आएगा तो फिर प्लॉइडी बदल जाएगी। अभी मैंने फिलहाल कहानी इतनी बताया, ठीक है। ये डिप्लॉयड सेल है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल इज आल्सो ए डिप्लॉयड सेल बट इट इज बिगर देन अनदर स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, हमारा कहानी कहां तक पहुंची? हमारी कहानी पहुंची कि ये बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया थी, इन्हीं में से चेंज होके ये सेल बड़ी हो गई है। ये सभी स्पर्मेटोगोनिया थी, स्पर्मेटोगोनिया।
इनमें बाकी की तो स्पर्मेटोगोनिया है, लेकिन स्पेशली ये जो सेल बनी ये आपके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। ठीक है, क्लियर हो गया। ये मैं साथ में लिखता जाता हूं, ये भी डिप्लॉयड है और ये भी आपके डिप्लॉयड है। अब इस सेल का क्या होगा, एक्चुअली ये अब एंटर कर रही है मियोसिस में, तो यहां होगा मियोसिस फर्स्ट डिवीजन। मियोसिस फर्स्ट होगा तो इस सेल से, जो एक डिप्लॉयड सेल है, हमको मालूम है जैसे ही मियोसिस फर्स्ट होता है 1 से 2 हैप्लॉयड सेल बन जाएंगी। मियोसिस फर्स्ट हुआ, ये डिप्लॉयड थी तो 1 से 2, एक्चुअली क्रोमोसोम आधे आधे हो गए। अगर ह्यूमन बींग्स में ही हम पूरा केस पढ़ रहे हैं तो यहां पर 46 क्रोमोसोम है, यहां पर भी 46 क्रोमोसोम है हर सेल के पास, लेकिन यहां अब 23 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये होता है मियोसिस फर्स्ट में। एक्चुअली मियोसिस को हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम जस्ट आधे आधे हो जाते हैं। और मियोसिस कंप्लीट होने में 2 बार सेल डिवाइड होती है। अभी मियोसिस कंप्लीट नहीं हुआ, केवल मियोसिस फर्स्ट हुआ है। तो ये 2 बन गई और इनको क्या नाम दिया जाएगा, इनको नाम दिया जाएगा सेकेंडरी। भाई वो प्राइमरी थी तो ये सेकेंडरी हो गई। और स्पर्मेटोसाइट ये अब कैसी हैं, ये अब हैप्लॉयड हैं। एक सेल बस केवल मैं समझा रहा हूं, एक ने 2 बना दिया, हो सकता है इधर वाली एक और इधर काम कर रही है, ये वाली भी काम कर रही है तो ये भी 2 बनाएगी। भाई ये कितनी भी हो सकती है उस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल भी बहुत सारी होती हैं, डिपेंड करता है हार्मोन्स कैसा आ रहा है, क्या सिग्नल आ रहा है, कितनी सेल को क्या करना है। ठीक है, ओके। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हमारे पास आ गए हैं। अब ये दोनों की दोनों सेल ये करेंगी मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड यहां कंप्लीट करेंगे, तो ये इससे भी 2 सेल बनेंगी और इससे भी 2 सेल बनेंगी। इसका मतलब एक सेल ने फाइनली यहां 4 हैप्लॉइड सेल बनाए आफ्टर मियोसिस डिवीजन। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ने 4 हैप्लॉइड सेल बनाई और इन चारों हैप्लॉइड सेल को हम बोलते हैं, अब आप बोलेंगे सर ये प्राइमरी था, ये टर्शरी था, ये सेकेंडरी था, इसको टर्शरी बोल दो। टर्शरी मत बोलो, इसको एक अब यूनिक नाम दे दो। इसको हमने नाम दे दिया स्पर्मेटिड। एक सेल को बोलते हैं स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड। और 4 बनी तो स्पर्मेटिड्स मैंने बोल दिया, स्पर्मेटिड्स। एक्चुअली ये वो सेल हैं जो हैप्लॉइड बन चुकी हैं, कंप्लीट मियोसिस हो चुका है, और ये सेल ही वाकई में मेल गैमीट जैसा प्रॉपर्टी तो आ गया, लेकिन वो स्ट्रक्चर नहीं बनी जिसमें एक स्पर्म बनेगा। सेल तो बन गई, ये वो सेल है जो वाकई में एक स्पर्म का काम कर सकती है, लेकिन स्पर्म बनने के लिए अभी थोड़ा सा इस सेल में मॉडिफिकेशन होना जरूरी है, डिफरेंशिएशन होना जरूरी है। तो वो आगे थोड़ा देखते हैं, फिलहाल इसका नाम याद करेंगे स्पर्मेटिड्स। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी स्पर्मेटिड बनी, 4। यही होता है मियोसिस में। अब ये चारों के चारों स्पर्मेटिड सेल डिवीजन हो गया, अब सेल डिफरेंशिएशन होगा। सेल डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि जब सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए बनती है तो उस फंक्शन को करने के लिए अपनी शेप, अपनी साइज, अपने फंक्शन में मॉडिफिकेशन करती है, चेंज लाती है। सेल तो वही है, जैसे ये सेल है, लेकिन ये धीरे धीरे अपनी शेप बदलेगी, इस तरह से हो जाएगी, फिर कुछ इस तरह से हो जाएगी, हाँ, फिर आगे चलकर ये धीरे धीरे अपनी शेप बदल रही है और ये इस तरह से बन जाएगी। है तो वही सेल है, लेकिन ये डिफरेंशिएट हो रही है, धीरे धीरे बदल रही है ताकि वो एक स्पेशल काम कर पाए।
और जब फाइनली ये स्पर्मेटिड सेल जब डिफरेंशिएशन हो जाता है, डिफरेंशिएशन जब हो जाता है तो हर स्पर्मेटिड सेल शेप बदलने के बाद कुछ इस तरह से स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट हो जाती है। ये क्या बन गए? स्पर्मेटोजोआ बन गए। और इन्हीं स्पर्मेटोजोआ को ही हम नॉर्मल भाषा में स्पर्म बोलते हैं। न्यूक्लियस वही है, साइटोप्लाज्म वही है। अब इनको हमने नाम दे दिया स्पर्मेटोजोआ। जोआ मतलब जो मूव कर सकता है, जो चल सकता है। एक्चुअली यहाँ सीलिया फ्लैजेला नहीं बने, बस सेल की मेम्ब्रेन ही एक टेल जैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गई। ये टेल कहलाएगा। हम इसका पूरा डायग्राम देखेंगे स्पर्मेटोजोआ कैसा होता है। लेकिन फाइनली स्पर्मेटिड सेल आफ्टर डिफरेंशिएशन नाउ कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ। और ये जो प्रोसेस है, ये जो डिफरेंशिएशन होने की प्रोसेस है, ये प्रोसेस इसका भी हमको नाम याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक्चुअली जोआ बना, हाँ, तो इसका थोड़ा नाम आप दिमाग में डालिए। ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। केवल स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना, केवल इतना सा समझा रहा हूं। इसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियो MIO स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बनना, स्पर्मेटिड सेल से स्पर्म बनना, ये कहलाता है स्पर्मियोजेनेसिस। SPERMIO स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, ये खास तौर पे 1 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस? मियो पे आप थोड़ा फोकस कीजिए। मियो मतलब ये स्पर्मेटोजोआ बन रहा है। ठीक है, स्पर्मेटोजोआ बनना। और ये ओवरऑल ये जो पूरा गैमीट बनाने का काम हुआ, ये कंप्लीट, जिसमें एक स्पर्मेटोगोनिया ने फाइनली स्पर्म बनाए। ये पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान देना, ये स्पर्मेटोजेनेसिस है, ये स्पर्मियोजेनेसिस है। सो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाउ कैन बी डिफाइन स्पर्मेटोजेनेसिस? Spermatogenesis is a process by which male gamete developed from the spermatogonia inside the seminiferous tubule. And what do you mean by spermiogenesis? Spermiogenesis is a process by which spermatid cell convert into spermatozoa. Only convert, only modification, only differentiation. दैट इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि सर ये जो सेल है आखिर ये डिफरेंशिएट होकर स्पर्मेटोजोआ क्यों बन गई? क्योंकि कुछ ना कुछ फैक्टर आए होंगे, कुछ ना कुछ कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन काम कर रहा है। तो वो हार्मोन्स यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक होंगे जो इस तरह का इनको चेंज कर रहे हैं, उनके बारे में भी हमको समझना पड़ेगा। फिलहाल ये थोड़ा सा ज़्यादा हौच-पौच हो गया है, इसको मैं हटाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये जो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोजोआ बन गए, अब इसमें ये जो टेल वाले ये सब बन गए हैं। हाँ, अब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकलना है, तो यहाँ थ्रो द टेस्टिस रीटी आएगा, फिर ये आपका वासा इफ्रेंशिया आएगा। ठीक है, इस तरह से वासा इफ्रेंशिया। तो इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्मेटोजोआ का बाहर निकलना, एक्चुअली ये एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है ट्यूब्यूल, तो कहीं ना कहीं मसल्स यहाँ पे काम करेंगी
इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा और ये सभी स्पर्मेटोजोआ निकलकर इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर आ जाएंगे, आउटसाइड ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, रिलीजिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इनको बाहर निकलने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कहलाता है स्पर्मिएशन। Spermiation. Spermiation is a process by which newly formed spermatozoa are released from the seminiferous tubule. That is spermiation. सर कंफ्यूज कर दिया, 3 नाम हो गए। सबसे पहले सबसे बड़ा नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस। दूसरा नाम मैंने आपको बताया था स्पर्मियोजेनेसिस, और तीसरा नाम मैंने अभी जस्ट बता दिया स्पर्मिएशन। तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप गलती कर बैठोगे। ठीक है, ओके। तो ये कहानी हुई हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस, कैसे एक स्पर्मेटोगोनिया से फाइनली स्पर्मेटोजोआ बना। हम पढ़ रहे मेल गैमेटोजेनेसिस। अब हम कुछ हार्मोन्स की बात करते हैं कि आखिर ये हो कैसे रहा है। ऐसा क्यों नहीं हो रहा कि सभी स्पर्मेटोगोनिया एक साथ मियोसिस कर लें और स्पर्मेटोगोनिया खत्म हो जाए सब। ऐसा नहीं होता। हार्मोन्स इसको सिस्टेमेटिक, कंट्रोल और कोऑर्डिनेट तरीके से ये पूरी प्रोसेस को कंडक्ट कराता है। तो शुरू करते हैं थोड़ा हार्मोन कैसे कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले मैंने बोला GnRH कहाँ से निकला? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। GnRH किसके पास गया? पिट्यूटरी के पास गया। पिट्यूटरी ने क्या निकाला? एक LH निकाला, एक FSH निकाला। समझ में आया? ठीक है, पिट्यूटरी ने क्या किया? LH और FSH निकाले। अब हम मेल के अंदर पढ़ रहे हैं। मेल मतलब उसके पास क्या है? उसके पास टेस्टिस है। ठीक है, तो LH हार्मोन जब गोनेड्स के पास जाएगा, मैं बोलूंगा ये जब टेस्टिस के पास जाएगा, ये दोनों के दोनों टेस्टिस के पास जाएंगे। LH जब जाएगा तो ये जो इंटरस्टीडियल स्पेस में मौजूद लीडिंग सेल है, लीडिंग सेल, उसको ये स्टिमुलेट करेगा। लीडिंग सेल को बोलेगा कि तुमको अपने हार्मोन निकालना है। LH हार्मोन जैसे ही आया, लीडिंग सेल ने काम शुरू कर दिया। और लीडिंग सेल क्या करता है? एंड्रोजेंस निकालता है, मैंने बताया था। और एंड्रोजेंस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन क्या है? टेस्टोस्टेरोन। एक्चुअली ग्रुप ऑफ हार्मोन निकलते हैं जिनको हम एंड्रोजन बोलते हैं। एंड्रोजन एंड्रोशियम से बना है ना, एंड्रोजन। एंड्रोशियम मतलब मेल। दिमाग में थोड़ा क्लिक करते रहो, मैच करते रहो। एंड्रोजन मतलब एंड्रोशियम मतलब मेल। तो टेस्टिस से कौन से हार्मोन निकलते हैं? एंड्रोजन निकलते हैं। एंड्रोजन का मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, टेस्टिस से निकलने वाला टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये ही स्पर्मेटोगोनिया को डिवीजन करने का मैसेज देता है और फाइनली स्पर्मेटिड सेल बन जाती हैं। मैंने केवल स्पर्मेटिड सेल के बारे में लिखा है, ध्यान देना। स्पर्मेटोगोनिया से मियोसिस फर्स्ट हो गया, मियोसिस सेकंड हो गया, और स्पर्मेटोगोनिया फाइनली कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटिड सेल। 4 हैप्लॉइड सेल बनी एक स्पर्मेटोगोनिया से। यह काम किसने कराया? टेस्टोस्टेरोन ने। कहां से निकला? लीडिंग सेल से। क्यों निकला? LH ने बोला। LH क्यों ना आया? GnRH ने बोला। पूरी चेन बनी है, तब जाकर यह काम हुआ है। FSH बोलेगा मुझे भी जाना है टेस्टिस के पास, लेकिन FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास। सर्टोली सेल कहां है? इनसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। लीडिंग सेल कहां थी? आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल।
कंसेप्ट मैं ऑलरेडी क्लियर करा चुका हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सर्टोली सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया के पास में अंदर लगी हैं, उनके पास गया। ये एक्चुअली जब सर्टोली सेल के पास गया तो सर्टोली सेल ने कुछ फैक्टर रिलीज कर दिए। फैक्टर मतलब कुछ केमिकल रिलीज किए। ये जो स्पर्मेटिड सेल है ना, ये मान लीजिए स्पर्मेटिड सेल है और ये संपर्क में आ गई सर्टोली सेल के। ये है आपके सर्टोली सेल। क्या मुझे आप बताएंगे सर्टोली सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड? क्या सर्टोली सेल ने कभी भी अभी तक कोई मियोसिस डिवीजन किया है क्या? नहीं किया। सर्टोली सेल हमेशा डिप्लॉइड ही होती हैं। लीडिंग सेल हमेशा डिप्लॉइड ही होती है। ये थोड़ी कोई मियोसिस कर रही हैं, ये डिप्लॉइड है। और ये जब हैप्लॉइड स्पर्मेटिड इसके पास आया, ये स्पर्मेटिड है। स्पर्मेटिड जो न्यूली फॉर्म्ड अभी बना है, ये इस सर्टोली सेल के संपर्क में आता है। तो सर्टोली सेल को मैसेज मिल गया अभी फैक्टर, ये एफएसएच ने बोला, कंफ्यूज नहीं होना, FSH हार्मोन विल एक्ट ऑन द सर्टोली सेल सो दैट सर्टोली सेल विल रिलीज सम फैक्टर। इसका मतलब वो फैक्टर निकलना शुरू हो गया और ये फैक्टर किसके पास जा रहे हैं? स्पर्मेटिड सेल के पास जा रहे हैं। और ये फैक्टर भी दे रहा है और न्यूट्रिशन भी दे रहा है। न्यूट्रिशन के साथ साथ ये फैक्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, वो मैसेज भी दे रहा है कि आपको धीरे धीरे अब बदलना है, आपको धीरे धीरे बदलना है। और ये हो गई आपके सर्टोली सेल। अब ये सेल बदल गई, देखिए न्यूट्रिशन भी मिल रहा है, फैक्टर भी मिल रहा है। और देखिए फाइनली क्या हो रहा है, ये आप देखिए इसमें फाइनली ये जो स्पर्मेटिड सेल थी वो स्पर्मेटोगोनिया में कन्वर्ट हो गई है। ये वो फैक्टर थे जिन्होंने स्पर्मेटिड सेल को स्पर्मेटोजोआ में कन्वर्ट करवा दिया। स्पर्मेटोजोआ मतलब सर्टोली सेल ना केवल न्यूट्रिशन देती है बल्कि उस स्पर्मेटिड सेल को स्पर्मेटोजोआ में भी कन्वर्ट करवाती है। सर्टोली सेल ने वो फैक्टर कब रिलीज किए? जब उसको एफएसएच का सिग्नल मिला। ठीक है, पेज नंबर 47 आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 47, ये जो लास्ट पैराग्राफ है यहां से क्वेश्चन आपको आते हैं। क्वेश्चन कैसे आते हैं? पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखा रहता है, पूरा आप इस ग्राफ को, लास्ट पैराग्राफ को आप पूरा पढ़िएगा, समझ में आना चाहिए। इसमें लिखा रहता है द इंक्रीज्ड लेवल ऑफ GnRH act at the anterior pituitary and anterior pituitary will release LH and FSH. LH एक्ट, LH कहां एक्ट करता है? लीडिंग सेल को। और FSH कहां एक्ट करता है? सर्टोली सेल के। लीडिंग सेल क्या करेगा? लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनवाता है। सर्टोली क्या करेगा? फैक्टर रिलीज करता है। इससे स्पर्मेटिड बनेंगी, इससे फैक्टर मिले तो फिर ये स्पर्मेटोजोआ बन जाएगा। ये छोटी सी कहानी है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ब्लैंक स्पेस में लिखा रहता है LH विल एक्ट ऑन, फिर स्पेस छोड़ देगा, एंड दिस विल रिलीज दिस हार्मोन, इसका स्पेस छोड़ देगा, 4 जगह छोड़ेगा, आधे आधे नंबर में 4 नाम आपसे पूछेगा। कैसा भी क्वेश्चन फ्रेम करो, हमें तो कंसेप्ट क्लियर करना है। आई थिंक आपको हार्मोन्स की कहानी समझ में आई, कौन सी चीज कहाँ क्या काम कर रही थी। और कई बार 2 नंबर में एक स्केच पूछता है। स्केच क्या होता है? ये आपके स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, यहां लिखेगा माइटोसिस, अभी भी क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। फिर ये ग्रो कर दिया, क्या बन गया? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। हाँ, फिर क्या हो गया? मियोसिस फर्स्ट, सेकेंडरी, फिर हो गया मियोसिस सेकेंड, 4 बना दो, फिर हो जाएगा स्पर्मियोजेनेसिस, ये 4 पूंछ लगा दो। ये पूरा स्केच भी आपसे पूछता है, इनमें डिप्लॉइड कौन है, हैप्लॉइड कौन है, ये आपसे पूछता है।
ध्यान देना, ये है हैप्लॉइड। यहाँ से पूरी कहानी हैप्लॉइड शुरू हो जाएगी। कंसेप्ट एक बार दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा, अच्छे ढंग से याद करने की कोशिश कीजिएगा। मेल गैमेटोजेनेसिस कंफ्यूजिंग टॉपिक था, मैंने आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश किया। इससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो मैं कल पढ़ा पाऊंगा वो है फीमेल गैमेटोजेनेसिस। लेकिन उससे पहले ये जो स्पर्मेटोजोआ बने ये कैसे होते हैं, इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अकेला डायग्राम, और कुछ भी याद नहीं करना, अकेला डायग्राम आपको 3 नंबर का पूछता है। ठीक है, तो ये स्पर्मेटोजोआ की कल थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखेंगे कैसा होता है, और कैसे इसका हम डायग्राम बनाएं सिंपल तरीके से, और कैसे हमको 3 नंबर मिल जाए। कल ये पहले देखेंगे, उसके बाद फीमेल गैमेटोजेनेसिस शुरू करेंगे।